हम बात कर रहे थे आपके पास GPCR रिसेप्टर्स की बात हो रही थी आपके पास, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि आपके पास ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है आपके पास, ऐसे GPCR रिसेप्टर होता है जिसमें क्या होते हैं 7 हेलिक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसका C टर्मिनल हो गया, ये इसका N टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये स्टडी किया था कि आपके पास यहाँ पे इनर जो लीफलेट होता है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा लीफलेट है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर लीफलेट है, ठीक है। तो जो ये जो हमारे पास इनर लीफलेट होता है, इसमें प्रेजेंट होती हैं ऐसे यूनिट्स, ठीक है। एक होती है हमारे पास गामा, एक होती है बीटा, और साथ में हमारे पास एक ऐसी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं G अल्फा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि साथ में क्या होता है हमारी मेम्ब्रेन में होता है इफेक्टर, यहाँ पे हो गया मेरे पास इफेक्टर, ठीक है। और हमने बात करी थी कि आपके पास क्या होता है, जब GTP आता है तो किससे के साथ बाइंड कर जाएगा, GTP आपके पास बाइंड अल्फा के साथ बाइंड कर जाएगा और डिसोशिएट हो जाएगा बीटा और गामा यूनिट से, ठीक है। और ये सिस्टम को क्या कर देगा, फिर ऑन कर देगा या एक्टिव कर देगा, है ना। ये बात होगी थी हमारे पास, यस मैम, ठीक है। ये हमने ऑन ऑफ वाला देख लिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। अभी हमने आधा ही पढ़ा था इसको, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आपके पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है CAMP, ठीक है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे CAMP और PKA, ठीक है, PKA पाथवे, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। अब देखो CAMP क्या हो गया मेरे पास, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये मेरे पास क्या हो गया, CAMP हो गया मेरे पास साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास CAMP है, ये क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि मेरे पास जो इफेक्टर ऑर्गन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्टर ऑर्गन होता है उसके साथ G अल्फा बाइंड कर जाता है, और ये जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वो बेसिकली क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर इंड्यूस करवाता है ना। ये क्या करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाता है ना, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। यस मैम, जो किसके थ्रू होगा, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर अपना काम करेगा और आ जाएगा रिस्पांस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेकेंडरी मैसेंजर मतलब इफेक्टर के अंदर जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो काम कैसे करता है। अब डिफरेंट जो हमारे पास पाथवे पढ़ेंगे हम, तो क्या होगा, हमारा जो GPCR रिसेप्टर है वो क्या होता है, बहुत मोस्ट कॉमन क्लास है आपके पास, हमारा जो विजन है, टेस्ट है, ठीक है, आप जो सुनते हो, ठीक है, उन सारे, डायरिया हो जाता है किसी को, उन सब में कौन काम करता है, GPCR रिसेप्टर काम करता है। तो हम देखेंगे कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास साइक्लिक AMP है वो क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है CAMP और दूसरी चीज मैंने लिखी यहाँ पे PKA, ठीक है। PKA स्टैंड फॉर प्रोटीन काइनेज A, ठीक है। अब देखो आपके पास जो प्रोटीन काइनेज होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है, ये ठीक है। प्रोटीन काइनेज हमारे पास क्या होता है, एंजाइम होता है। अभी जो प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, बेसिकली देखो ये मेरे पास कोई भी प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास प्रोटीन है, जब मैंने इसकी क्या करवानी हो, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, मतलब इस प्रोटीन के साथ मैंने किसको जोड़ना हो, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट को जोड़ना हो, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ मैंने किसको कनेक्ट करना है, फॉस्फेट को कनेक्ट करना है, तभी इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। तो फॉस्फोराइलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो
फॉस्फेट डोनर चाहिए, तो फॉस्फेट डोनर मान लो मैंने किसको यूज कर लिया, एटीपी को, तो एटीपी क्या देगा हमारे पास, जैसे ही इसके बॉन्ड टूटेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक तो एनर्जी देगा, दूसरा मुझे बॉन्ड तोड़ने पे एटीपी प्लस क्या देगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा। अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब यहाँ पे फॉस्फेट डोनर क्या हो गया मेरे पास, एटीपी। अब मैं इस फॉस्फेट रिलेशन हो गई, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हो गई। अब ये जो सारा काम करता है आपके पास, वो है हमारे पास एंजाइम। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन कर रहा है, उसमें किसी ना किसी एंजाइम का क्या होता है, रोल होता है। तो जब मैंने प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवानी हो तो उस केस में, या फिर मैंने किसी भी चीज की फॉस्फोराइलेशन करवानी है, तो यहाँ पे हम किस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन काम करेगा, प्रोटीन काइनेज एंजाइम काम करेगा, जो किसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, एटीपी की फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। और यहाँ पे फॉस्फेट डोनर कौन होगा मेरे पास, मेरे पास होगा एटीपी, जो क्या करेगा, एनर्जी देगा, साथ में जो इसका फॉस्फेट निकलेगा इसको हम कहाँ पे दे देंगे, फॉस्फेट डोनर है ये, इस फॉस्फेट को हम यूज कर लेंगे प्रोटीन के साथ, और किसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे किसका है, एटीपी का यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल दूंगी मैं, इसको मैं बोल दूंगी एटीपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास पीके एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको मैं प्रोटीन काइनेज बोला, ठीक है, तो मेरे पास प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है, उसकी क्या होती है, डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, पीके ए हो गया, ठीक है, पीके बी हो गया, ऐसे डिफरेंट क्लासेस होती हैं, पीके सी हो गया और पीके जी हो गया, ये मोस्ट कॉमन क्लासेस है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज बी, प्रोटीन काइनेज सी और प्रोटीन काइनेज जी। ठीक है, तो आपके पास ये सारे और किस में काम आते हैं, इन सब का यूज हम कहाँ पे करेंगे, इन सब का यूज हम करेंगे जीपीसीआर रिसेप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब मैंने क्या करवाना हो, अब मेरे पास जब मैंने क्या करवानी हो, अब देखो मैंने क्या बोला, जब मेरे पास प्रोटीन है और प्रोटीन के पास प्रोटीन की क्या हो चुकी है, फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फेट। ठीक है, अब मान लो मैंने फॉस्फेट को हटाना है, ठीक है, तो उसको उस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगी, डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अगर मैंने फॉस्फेट को रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। और जो हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन है वो किस एंजाइम की हेल्प में होता है, वो होता है आपके पास फॉस्फेटेज। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेटेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प में क्या होगी, डीफॉस्फोराइलेशन होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन है वो अलग हो जाएगी, प्लस जो फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गए। ठीक है, तो हमने दो चीजें यहाँ से याद रखनी है कि अगर हमने फॉस्फोराइलेशन करवानी तो वहां पे हम यूज करेंगे एंजाइम पीके। ठीक है, प्रोटीन काइनेज। अगर हमने क्या करवानी है, डीफॉस्फोराइलेशन करवानी है, तो वहां पे हम फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जो हमारे पास प्रोटीन काइनेज होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, हमारे पास मैं क्या बोल रही हूँ, जो प्रोटीन काइनेज है, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोटीन काइनेज, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैं इसको क्या बोल देती हूँ, प्रोटीन काइनेज सेरिन और थायरोनिन। ठीक है, देखो प्रोटीन काइनेज है तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों ये दोनों अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है। तो ऐसे काइनेज जो किसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, मतलब यहाँ पे जब मुझे किसको जोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, काइनेज। ठीक है, तो मैं किसका यूज करूंगी, तब मैं यूज करूंगी प्रोटीन आपके पास थायरोनिन काइनेज का।
ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ क्या लगा हुआ है, या तो सेरीन लगा है, ठीक है, कोई अमाइनो एसिड, या फिर थेरोनिन लगा है, ये अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। तो जब मैंने इसकी क्या करवानी हो, फॉस्फोराइलेशन करवानी हो, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी प्रोटीन सेरीन या थायरोनिन काइनेज एंजाइम का, ठीक है। अब जो क्या करेगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास प्रोटीन हो गई, यहाँ पे मान लो थेरोनिन है, तो यहाँ पे किसको अटैच करवा देगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, फॉस्फेट को अटैच करवा देगा एटीपी का यूज करके। समझ आ गई बात ना? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड मेरे पास ऐसे ही कैटेगरी आ जाएगी, वो है मेरे पास प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ठीक है। टायरोसिन क्या है हमारे पास, अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो सेकंड मेरे पास आ जाता है एंजाइम, दैट इज अ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है वो क्या करेगा, टायरोसिन के साथ किसको ज्वाइन कर देगा, फॉस्फेट को, ठीक है। मतलब टायरोसिन की क्या करवा देगा, ये फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, क्लियर है। उसके बाद थर्ड आता है मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं डुअल स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज, डुअल स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज। अब ये जो मेरे पास प्रोटीन काइनेज है डुअल स्पेसिफिक, वो क्या करता है, एक तो जो हमने ऊपर वाला पढ़ा, ठीक है, ये और थेरोनिन, ठीक है, इनकी करवाएगा फॉस्फोराइलेशन, साथ में इसकी करवा देगा टायरोसिन, दोनों फंक्शन है इसका, डुअल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द हिस्टिडीन स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज, ठीक है। जहां पे हिस्टिडीन होगा वहां पे कौन सा एंजाइम फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा या एस्पार्ट देते हैं इसको, स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो हम मैक्सिमम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगी, जो क्या करवाएंगी, फॉस्फोराइलेशन करवाएंगी। तो जब भी काइनेज वर्ड लग रहा है तो मतलब क्या हो रही है, वहां पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है किसी भी प्रोटीन की, और जहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम यूज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रही है, डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मिनट, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सोप्लाज्म या एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सोप्लाज्म भी लिख सकते हैं हम, ये हो गया मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया मेरे पास साइटोप्लाज्म। इसको एक्सटीरियर लिख सकते हैं या एक्सोप्लाज्म भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये आ गया मेरे पास पीसीआर रिसेप्टर, 1 2 3, ये आ गया इसका सी टर्मिनल, यहाँ पे आ गया इसका एन टर्मिनल। 7 टाइम क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को स्पिन करता है, मतलब कितने हेलिक्स होंगे, 7 अल्फा हेलिक्स होंगे। ये क्या बन गया मेरे पास, जीपीसीआर रिसेप्टर, ठीक है। अब जो इसका सी है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही प्राइमरी मैसेंजर आएगा, ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर आके कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, एक्सोप्लाज्म साइड पे बाइंड कर गया, ये क्या है, प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। जैसे ही ये बाइंड किया तो साइटोप्लाज्म वाली साइड पे जहाँ पे सी है वहां पे क्या हो जाएंगे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट्स बाइंड कर रही हैं, यहाँ पे इसके साथ 2 यूनिट्स होती हैं, एक गामा यूनिट होती है, एक बीटा यूनिट होती है, और एक होती है हमारे पास जी अल्फा यूनिट, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, तो मेरे पास जो आपके पास जी अल्फा यूनिट होगी, ठीक है, उसके पास क्या आएगा, उसके पास जैसे उसको एनर्जी सोर्स मिलेगा जीटीपी, वो क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा। किससे डिसोशिएट कर जाएगा, अल्फा और बीटा यूनिट से क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये डिसोशिएट करेगा तो वैसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इफेक्टर ऑर्गन होता है,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्टर। ठीक है, अब देखो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्टर है, ठीक है, उसका नाम है मेरे पास एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज, ये क्या है मेरे पास, मेरे पास इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर का नाम क्या है, एडिनाइल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज। अब देखो ये क्या करेगा, ये कैसे काम करेगा, जैसे कि इसको क्या मिला, एटीपी मिला, ठीक है, जीटीपी मिला, ठीक है, तो मतलब इसके पास क्या हुई है, एनर्जी मिली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एटीपी को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इफेक्टर ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीटीपी मिला तो क्या हो गया, मेरे पास इफेक्टर ऑन हो गया। तो ये क्या करेगा, एटीपी को ब्रेक कर देगा, किस में चेंज कर देगा, साइक्लिक एएमपी में चेंज कर देगा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास साइक्लिक एएमपी है, ठीक है, ये जो मेरे पास साइक्लिक एएमपी है, ये किसकी तरह काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, ये मेरे पास क्या करता है, ये साइक्लिक जो एएमपी है वो किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है पीकेए पे। ठीक है, पीकेए क्या हो गया, प्रोटीन काइनेज ए। अब ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, इसकी होती हैं 4 यूनिट्स, ऐसे 3 और 4। ठीक है, इसकी होती हैं 4 यूनिट्स। जो 2 यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर यूनिट। ये मान लो ये है आर यूनिट, ये भी क्या है, आर यूनिट, और 2 यूनिट होते हैं उनको हम बोलते हैं सी यूनिट। ठीक है, अब आर यूनिट का मतलब क्या हो गया, रेगुलेटरी यूनिट। आर यूनिट का मतलब क्या हुआ, आर स्टैंड फॉर रेगुलेटरी। ठीक है, और सी स्टैंड फॉर कैटालिटिक यूनिट। ठीक है, तो 2 इसके पास क्या होती हैं, रेगुलेटरी यूनिट होती हैं, 2 इसके पास कैसे होती हैं, कैटालिटिक यूनिट होती हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये पीके किस फॉर्म में होगा, ये है मेरे पास इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर काम करेगा, मेरे पास आ गया सेकेंडरी मैसेंजर, तो सेकेंडरी मैसेंजर ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, एंजाइम की तरह एक्ट किया, और पीकेए को, जो पीकेए की जो 4 यूनिट्स होती हैं, जब ये चारों यूनिट ज्वाइन होती हैं, देखो यहाँ पे जब ये चारों यूनिट ज्वाइन है, उस टाइम पे जो हमारा प्रोटीन काइनेज होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि इसको एक्शन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिसोशिएट होना पड़ेगा। तो जब ये कंबाइंड फॉर्म में होगा तो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अब जैसे ही इसको क्या मिली, एनर्जी मिली, एनर्जी किसकी फॉर्म में मिली, साइक्लिक CAMP के फुल फॉर्म में मिली, तो क्या होगा, इसकी जो 4 यूनिट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, आर यूनिट अलग हो जाएंगी। ठीक है, और हर एक आर यूनिट के साथ क्या हो जाएगा, 2 साइक्लिक AMP ज्वाइन कर जाएंगे, इसके साथ भी 2 साइक्लिक AMP ज्वाइन कर गए। ठीक है, ये क्या हो गए, साइक्लिक AMP। ठीक है, इसके साथ भी 2 साइक्लिक AMP ज्वाइन करके, और इस वाली के साथ भी 2 साइक्लिक AMP ज्वाइन करके। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने किससे बाइंड किया, साइक्लिक AMP से बाइंड किया, तो इन्होंने अपनी जो सी यूनिट है, कैटालिटिक यूनिट है, उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा है, पीकेए का एक्टिव स्ट्रक्चर है। समझ आई बात तक, इतनी बात समझ आई, ये बताओ। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, अब देखो जैसे ही क्या हो जाएगा, पीकेए एक्टिव हो जाएगा। अब ये मान लो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, तो ये है मान लो मेरे पास न्यूक्लियस। ये आ गया न्यूक्लियस। और देखो न्यूक्लियस में ये आ गया मेरे पास
न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है। तो अब क्या हो गया आपके पास, सी है वो डिसोसिएटेड यूनिट है कैटालिटिक। ये कैटालिस्ट होता है जो एक्शन को स्पीड अप करता है, परफॉर्म करवाने की कोशिश करता है और एक्शन में खुद यूज किसी भी रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है जस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास जो सी यूनिट्स हैं ये बना दी मैंने बॉक्स में। ये सी यूनिट्स कहाँ पे आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म से अब चली जाएंगी न्यूक्लियस के पास। ये क्या है मेरे पास, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहाँ चली गई, सी यूनिट्स गई न्यूक्लियस के पास। तो यहाँ पे आ गई मेरे पास सी यूनिट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये आ गई मेरे पास सी यूनिट न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये जो सी यूनिट है वो क्या करेगी, मेरे पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए के अंदर क्या होती है, जीन होती है, जिसकी क्या होगी, अब जीन की क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ट्रांसलेशन करवाएंगे, प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन की वजह से कोई ना कोई एक्सप्रेशन या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, जो है आपके पास TREB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कैसा है, अभी इनएक्टिव है। इसके मैं फुल फॉर्म लिखवा दूंगी, अभी जस्ट ऐसे देख लो। ठीक है, अब जब क्या हुआ, इसके पास कौन गया, सी कैटालिस्ट पहुंचा, तो क्या हुआ, ये जो मेरे पास CREB है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही एक्टिव हुआ, ठीक है, जैसे ही एक्टिव हुआ तो मान लो ये मेरे पास क्या है, डीएनए का कोई पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये इसकी जीन है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज अ जीन। ठीक है, तो ये जीन है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आपके पास CBP और दूसरी यूनिट होती है CREB। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसकी क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। इस यूनिट पे एक्ट करेगा और क्या करवा देगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। अब जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगी तो मेरे पास जीन क्या हो जाएगी, ये जो मेरे पास जीन है जो एक्शन परफॉर्म करेगी, स्पेसिफिक जीन, वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे बहुत सारी जीन है तो मैंने एक को येलो में किया, वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब इस जीन का, ये जो जीन है उसमें क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, हमें ये क्या बन गया, से बन गया इसके पास mRNA। ठीक है, अब ये जो mRNA कहाँ से आएगा, से आ जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और ये जो mRNA है, ये 3' ये 5', ये है mRNA। इस mRNA के साथ कौन ज्वाइन कर जाएगा, राइबोसोमल यूनिट्स ज्वाइन कर जाएंगी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और क्या बना देंगे, यहाँ पे प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, और इस प्रोटीन का क्या होगा, आपके पास रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, तो राइबोसोम प्लस mRNA क्या करेगा, उसके बाद क्या होगी, ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जब mRNA से प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन। अब जब प्रोटीन बनी तो क्या करेगी, वो अपना कोई रिस्पॉन्स देगी। समझ आई बात कैसे काम करता है। यस मैम। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास, पहले आया हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर ने क्या करी, बाइंडिंग करी, किसके साथ करी, GPCR रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया GPCR रिसेप्टर। जैसे ही बाइंडिंग करी तो जो मेरे पास क्या होती है, G, अल्फा, बीटा और गामा, जो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। जैसे ही उसके पास क्या है, GTP आया तो वैसे क्या हो जाएंगे, वो डिसोसिएट हो जाएंगी। GTP किसको एक्टिव करेगा, GTP एक्ट करेगा किस पे, इफेक्टर पे। यहाँ पे जो इफेक्टर है वो है एडिनाइल साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज है, जो क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। और वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जो ATP पड़ा होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म वाली साइड है, ये जो नीचे वाली साइड है वो सारी कैसी है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसको ATP को किस में चेंज कर देगा, साइक्लिक AMP में चेंज कर देगा। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक AMP है वो क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन काइनेज पड़ा होगा, प्रोटीन काइनेज A, जो किस फॉर्म में पड़ा होगा, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होगा, उस पे कौन एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स।
ठीक है। साइक्लिक एएमपी काम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? क्योंकि उसके जो 4 यूनिट्स हैं उनको क्या कर देगा वो ब्रेक, उनमें से जो कैटालिटिक यूनिट है उसको रेगुलेटरी यूनिट से डिसोशिएट कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है। अभी जो कैटालिटिक यूनिट है, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एंटर करेगा और वहां पे क्या करेगा, जो CREB है उसको, जो इनएक्टिव फॉर्म में है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास जो CREB है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आपके पास CRB एक्टिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जीन मतलब उसकी क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, मतलब क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया। तो वो क्या करेगा, जीन को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही जीन एक्टिवेट होगी तो क्या बनाएगी, mRNA बनाएगी। ठीक है। अब जैसे ही mRNA बनेगा तो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और वहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म में mRNA के साथ कौन एनकाउंटर कर जाएगा, राइबोसोमल यूनिट एनकाउंटर कर जाएगी और क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और जैसे प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगी। ठीक है। तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें ऐसे परफॉर्म होता है कोई भी फंक्शन। ठीक है। तो ऐसे सेल सिग्नलिंग चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दी CREB की फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं। ये हो गया मेरे पास CREB। ठीक है। CREB क्या है आपके पास, देखो किसके रिस्पॉन्स में चल रहा है, साइक्लिक AMP के रिस्पॉन्स में चल रहा है। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं C से साइक्लिक, ठीक है, R से रिस्पॉन्स, साइक्लिक रिस्पॉन्स, साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स, एलिमेंट बाइंडिंग, एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। B है ना, एक मिनट, D लिख दिया मैंने, B है। ठीक है। एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। और एक मैंने क्या लिखा है, TF लिखा है। ठीक है। TF हो जाएगा आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है। एक मैंने लिखा है PK तो आपको पता लग गया प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज है। और मैंने क्या लिखा है, ठीक है। एक मैंने लिखा है आपके पास CBP। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने CBP, है ना, तो CBP है हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं CBP। ठीक है। CBP हमारे पास होता है, C स्टैंड फॉर CREB। ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा। ठीक है। CREB क्या हो गया मेरे पास, साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। बाइंडिंग प्रोटीन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कहाँ पे गया, बाइंडिंग प्रोटीन। समझ आई बात है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास जो CREB है वो है साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स। जो साइक्लिक मतलब सेकेंडरी मैसेंजर से जो रिस्पॉन्स आया उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, कैटालिटिक यूनिट एक्टिवेट हो गई। ठीक है। तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या करेगी, एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है। अब ये जब एक्टिव हो जाएगी तो किसको एक्टिव कर देगी, इस वाली प्रोटीन को एक्टिव कर देगी। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, देखो CREB बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो किसके साथ बाइंड करती है, CREB के साथ बाइंड करती है और उसकी क्या करवा देगी, फॉस्फोराइलेशन करवा देगी। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो गई तो मतलब क्या हो गया, ये यूनिट्स आपके पास एक्टिव हो गई। तो क्या एक्टिव हो गई तो क्या करवाएंगी, जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगी और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस से क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा या रिस्पॉन्स आ जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो मैं स्टेप्स लिख देती हूँ शॉर्ट में। मेरे पास स्टेप्स क्या आ जाएंगे,
फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, जी अल्फा। अब मैं डायरेक्ट साइटोप्लाज्म वाली साइड से लिख रही हूँ, ठीक है। कहाँ से लिख रही हूँ मैं, साइटोप्लाज्म साइड पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी तो आपको पता लग गया, प्राइमरी मैसेंजर आया, बाइंडिंग करी, कन्फर्मेशनल चेंज आया, है ना, ठीक है। Yes, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइटोप्लाज्मिक साइड से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जी अल्फा अपॉन डिसोसिएशन, अपॉन डिसोसिएशन किससे डिसोशिएट कर जाएगी वो, बीटा और गामा से डिसोशिएट कर जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो, एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ सी अल्फा अपॉन एक्टिवेशन, जब उसकी क्या हो गई, एक्टिवेशन हो गई, ठीक है। जी अल्फा अपॉन एक्टिवेशन विद एडिनाइलेट साइक्लेज, इसको एक्टिवेट करवाएगी वो एडिनाइलेट साइक्लेज। देखो जैसे ही जी अल्फा की एक्टिवेशन होगी तभी एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन होगी। इधर मैम ये फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं ना, कहाँ पे, जहाँ हाँ इफेक्टर अलग अलग होंगे, हाँ जी सही बोल रहे हो आप। देखो यहाँ पे हमने एक जनरल सा एडिनाइलेट साइक्लेज पढ़ा, अगली बार हम नेक्स्ट इफेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने जनरल में आपको इफेक्टर इसीलिए लिखवाया था क्योंकि यहाँ पे इफेक्टर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, है ना। इफेक्टर मतलब जहां पे भी मेरे पास टारगेट होगा, ठीक है, जो भी सेल टारगेट होगी तो उसका ही इफेक्टर हम यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यस मैम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जी अल्फा अपॉन एक्टिवेशन विद एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एसी मतलब एडिनाइलेट साइक्लेज या फिर एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट एटीपी, एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इनटू साइक्लिक एएमपी, ठीक है, जो क्या है एक सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। यही पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि आपके पास जो CAMP है एक्टिवेशन हो गई, ठीक है। अब जो CAMP है इंटर्न्स, वो क्या कर रहा है, इंटर्न एक्टिवेट कर रहा है, किसको एक्टिवेट कर रहा है वो, PKA को, सॉरी प्रोटीन काइनेज ए को क्या कर दे रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब जो प्रोटीन काइनेज ए है, ठीक है, तो उसमें से आपके पास क्या हो रहा है, जो साइक्लिक AMP है CAMP, ठीक है, साइक्लिक AMP है वो क्या कर रहा है, कितने साइक्लिक AMP, 2 साइक्लिक AMP, ठीक है। बाइंड विद, किसके साथ बाइंड कर जाएंगे वो, बाइंड्स विद 1R सब यूनिट, 2 साइक्लिक AMP एक सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, 1R सब यूनिट ऑफ, किसकी सब यूनिट है वो, PKA की, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए की सब यूनिट, ठीक है। एंड जो C सब यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, एंड C सब यूनिट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यही पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, 2 साइक्लिक, इधर भी जो मेन फंक्शन है वो इस कैटालिटिक यूनिट को फ्री करना है। हाँ मेन पर्पस वही है। देखो जैसे हमने क्या पढ़ा कि जो अल्फा बीटा गामा है, जब वो साथ में थे तब वो काम नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है ना, मतलब जो काम कर सकता है, तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि जब आपके पास सब यूनिट डिसोशिएट हो जाएंगे ना, कैटालिटिक यूनिट, पहले जो रेगुलेटरी यूनिट है, अब देखो रेगुलेटरी मतलब क्या करेगी, वो रेगुलेशन करेगी, किसी चीज को ऑन या ऑफ करने का काम करेगी। अब कोई जो यूनिट है वो 24/7 क्या करेगी, ऑन नहीं रहेगी, तो रेगुलेशन करेगी। जब आपके पास क्या होगा, एटीपी ब्रेक होके साइक्लिक AMP में टूटेगा, तभी मेरे पास क्या होगा, जब एक जो रेगुलेटरी यूनिट है उसको 2 साइक्लिक AMP मिलेंगे, तभी क्या होगी, उसकी कैटालिटिक यूनिट डिसोशिएट होगी। तो मेन यहाँ पे फंक्शन किसको डिसोशिएट करना है, कैटालिटिक यूनिट को, कैटालिटिक यूनिट को, ठीक है, क्योंकि यही आगे फंक्शन क्या करवाएगी, परफॉर्म करवाएगी। क्लियर है, यस मैम, ठीक है। और देखो हमने एक चीज और पढ़ी कि आपके पास यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको कितने 2 साइक्लिक AMP चाहिए होते हैं हमें, किसके लिए, एक R सब यूनिट को बाइंड करने के लिए, ठीक है। एक R सब यूनिट से कितने साइक्लिक AMP बाइंड करते हैं, 2। तो 2 R सब यूनिट से कितने साइक्लिक AMP बाइंड कर जाएंगे, 4, है ना।
ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक का ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सेम वे में वही होगा, और जो कैटालिटिक सब यूनिट होगी उसको क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट रिलीज हो गई तो जो आपके पास सी यूनिट है, ठीक है, सी सब यूनिट एंटर कर जाएगी कहाँ पे, एंटर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगी, वो एंटर कर जाएगी। ठीक है, एंड एक्टिवेट करेगी, वो किसको एक्टिवेट करेगी, एंड एक्टिवेट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी साइक्लिक एएमपी। ठीक है, आर रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, CREB को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, जो क्या है, एक CREB एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, TF है। ठीक है, अब जब ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्टिवेट होगा तो ये मेरे पास जो CREB है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, ये इंटरेक्ट कर जाएगी CRE के साथ, इंटरेक्ट विद CRE। ठीक है, अब जैसे ही ये इंटरेक्ट करेगी CRE के साथ तो क्या हो जाएगी, जो आपके पास CREB है उसके फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगी तो मतलब क्या होगी, इनकी एक्टिवेशन हो गई। अब जैसे ही एक्टिवेशन हो गई तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया इसको। ठीक है, स्टार्ट जीन एक्सप्रेशन कैसे, mRNA बनेगा। ठीक है, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन क्या करेगी, अपना रिस्पॉन्स देगी। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो हमने रिसेप्टर पढ़ा कि रिसेप्टर कैसे काम करता है, फिर हमने देखा कि वो साइटोप्लाज्म में चेंज आता है। अब साइटोप्लाज्म से वो किसी इफेक्टर पे चेंज आएगा, इफेक्टर कोई भी हो सकता है, इफेक्टर चेंज होंगे आपके पास। ठीक है, अब जैसे ही इफेक्टर पे चेंज आएगा तो साइटोप्लाज्मिक साइकिल पे जो साइड होती है वहां पे क्या करेगा, ATP का यूज करके किसी सेकेंडरी मैसेंजर को इंड्यूस करवाएगा। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, साइक्लिक AMP है, कहीं और जगह पे क्या हो सकता है, सेकेंडरी मैसेंजर IP3 हो सकता है, डैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर जरूरी नहीं है हर बार यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पाथवे में हम नेक्स्ट सेकेंडरी मैसेंजर देखेंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हमें ओवरऑल व्यू मिल गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पाथवे देखेंगे, दैट इज द IP3 एंड डैग पाथवे। अब आपको पता लग गया, आपको आइडिया लग गया कि क्या हो रहा है, जो इफेक्टर होगा उसमें जो आपके पास मेन सेकेंडरी मैसेंजर होगा उस पाथवे में वो कौन सा होगा, IP3 और डैग। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा पाथवे था, CAMP पाथवे था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब फंक्शनिंग क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। जो GPCR है वो क्या करेगा, जैसे ही उसके साथ प्राइमरी मैसेंजर बाइंड करेगा वो साइटोप्लाज्म में कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा। आपके पास अल्फा बीटा गामा में से जो बीटा गामा यूनिट है वो अल्फा यूनिट से डिसोशिएट होंगी। ठीक है, और जैसे ही डिसोशिएट होंगी GTP का यूज करके क्या करेंगे, वो इफेक्टर को एक्टिवेट कर देंगे। इफेक्टर सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर मेरे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो जीन है उसको एक्टिवेट करेगी, और जो जीन है वो mRNA बनाएगी, mRNA से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन की वजह से प्रोटीन का अपना कोई एक्सप्रेशन होगा तो जिसकी वजह से मेरी सेल क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो सबका पाथवे क्या रहेगा, जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो इसको ऑफ वाला सिग्नल कहाँ से आएगा। अब जैसे ये तो सारा बन गया, प्रोटीन हमें वो रेगुलेट कर दिया इसने, अब इसको ऑफ होना होगा तो कैसे? अब देखो ऑफ कैसे होगा, अब हमने क्या बोला था कि जो हमारा प्राइमरी मैसेंजर है ना, एक मिनट, जो हमारा प्राइमरी मैसेंजर है, यहाँ पे हमने प्राइमरी मैसेंजर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी मैसेंजर था, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। अब जब मेरे पास प्राइमरी मैसेंजर डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ से अलग हो गया, ये बाइंडिंग हो रही थी, अब जब इसकी बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब ये डिसोशिएट हो गया, तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आना बंद हो जाएगा। जैसे कन्फर्मेशनल चेंज बंद हो गया, मतलब जो GTP था वो किस में चेंज हो जाएगा, GTP में अल्फा बीटा गामा यूनिट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ फिर से एसोसिएट हो जाएंगी, और इफेक्टर फिर से बंद हो जाएगी सारी प्रोसेस, मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन होगी सिंपल सी। यस मैम, यस मैम। आपके पास जब आपके पास सिग्नल मॉलिक्यूल, देखो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल 24/7 बाइंड नहीं करेगा, ये 2 to 4 सेकंड के लिए रिस्पॉन्स करेगा। ये बाइंडिंग इसकी इतने सेकंड के लिए होती है, उसके बाद ये डिसोशिएट हो जाता है, अलग हो जाता है।
ठीक है। तो ये उस टाइम में क्या करेगा, ये इतना चेंज करेगा, और जैसे वो डिसोशिएट होगा तो वैसे कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, जीटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी, जीटीपी नहीं बनेगा तो इफेक्टर ऑर्गन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सारे सेल का रिस्पॉन्स क्या होता जाएगा, स्टॉप होता जाएगा। ठीक है। यस मैम। अब देखो अभी हम एक्टिवेशन का ही पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे जो जीपीसीआर है ना, वो इनहिबिशन भी करवाता है ना। अभी हमने एक्टिवेशन नहीं पढ़ा, एक्टिवेशन आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। वैसे ही अगर इसको हमने क्या करना हो, डीएक्टिवेट या इनहिबिट करना हो इस प्रोसेस को, तो सिंपल होता है हमारे पास कि हमारे जो मॉलिक्यूल बाइंड करे प्राइमरी मैसेंजर, वो क्या होगा, अब प्राइमरी मैसेंजर बन कहाँ से रहा है, सिग्नलिंग सेल से बन रहा है। अब जब सिग्नल सेल पे सिग्नल आना बंद हो जाएगा, है ना, तो वो क्या करेगी, वेसिकल नहीं बनाएगी। अगर वेसिकल नहीं बनाएगी तो प्राइमरी मैसेंजर, वेसिकल के अंदर प्राइमरी मैसेंजर होता है, प्राइमरी मैसेंजर नहीं बनाएगी। अगर वो प्राइमरी मैसेंजर रिलीज नहीं करेगी तो आपके पास क्या होगा, जीपीसीआर के पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना। तभी हमारी जो सिग्नल सेल है, ठीक है, वो ही क्या कर रही है, प्राइमरी मैसेंजर बना रही है, लाइगेंड बना रही है, प्राइमरी मॉलिक्यूल, कुछ भी बोल सकते हैं। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पाथवे की, दैट इज द IP3 और डैग पाथवे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास IP3 और डैग पाथवे की। अब जो हमारे पास IP3 और डैग पाथवे है, तो यहाँ पे आपके पास इसको और बोल देते हैं हम, और इसको हम बोल देते हैं GPCR, क्योंकि हम GPCR के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, GPCR TLC बीटा सेल सिग्नलिंग भी बोल देते हैं इसको, सेल सिग्नलिंग। ठीक है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे आपके पास, फर्स्ट हम बात करते हैं IP3 की। तो IP3 हमने पढ़ा हुआ है, एंड एक मिनट यार, ठीक है, IP3 मेरे पास क्या हो जाएगा, आइनोसाइटोल फॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट हैं तो हम क्या बोलेंगे, आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया मेरे पास IP3। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है मेरे पास, जो आइनोसाइटोल है, आइनोसाइटोल है। ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, IP3 बोल दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। वहीं पे एक मैंने किसका नाम लिखा है, डैग का नाम लिखा है। ठीक है, डैग की फुल फॉर्म क्या हो गई, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है, डैग हमने पढ़ा है कि मेरे पास क्या है, ये कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, जब आपके पास 2 जगह पे क्या जुड़ गई है, फैटी एसिड चेन जुड़ गई है। ठीक है, और जगह पे क्या है, OH है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। याद है आपको, पढ़ा है हमने ये। यस ठीक है, ठीक है, डैग हमने पढ़ा था, मैग, डैग और टैग। ठीक है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें कैसे फंक्शनिंग होगी, अब पहले हम स्टडी करेंगे IP3 के बारे में। ये देखो, ठीक है, अब ये हो गया मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया इसका एक्सोप्लाज्म या एक्सटीरियर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये अंदर वाली साइड हो गया उसका साइटोप्लाज्म। ये हो गया साइटोप्लाज्म। और देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 लीफलेट होते हैं, बाहर वाले को हम क्या बोल देते हैं, आउटर लीफलेट। ठीक है, ये भी हमने स्टडी कर रखा है, और अंदर वाले को हम बोल देते हैं इनर लीफलेट। ठीक है, अब जो इसका इनर लीफलेट होता है वहां पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इनर लीफलेट है, यहाँ पे आपके पास होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं PIP2। ठीक है, PIP2 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या हो गया मेरे पास, फॉस्फेटिडाइल एनाइसोटोल, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल
4,5 बिसफॉस्फेट। समझ आई बात? यस ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैसे बनता है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया ग्लिसरॉल। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ग्लिसरॉल के साथ क्या लगी हैं, 2 फैटी एसिड चेन लगी हुई हैं। ये होगी फैटी एसिड चेन 1, ये होगी फैटी एसिड चेन 2। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है भाई, यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ फॉस्फेट। तो ये बना दिया मैंने इसके साथ पे फॉस्फेट। ठीक है, अब फॉस्फेट है, इसके साथ कौन अटैच है, इसके साथ अटैच है आइनोसाइटोल। ये बना दिया मैंने आई, इसके साथ कौन अटैच है, आई अटैच है। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरे पास बन गया। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास फॉस्फेट है वो 2 पोजीशन पे है। ठीक है, एक 4th पोजीशन पे है, एक 5th पोजीशन पे है। ठीक है, देखो जब भी हमारे पास क्या होता है, जब हम डाई और ट्राई वर्ड बोलते हैं, जैसे हमने क्या बोला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब भी हम क्या बोलते हैं डाई ट्राई वर्ड बोलते हैं, तो मतलब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे जो आपके पास फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है वो एक ही पोजीशन पे है, एक ही जगह पे है। मतलब 3 फॉस्फेट है पर एक ही पोजीशन पे, कोई पोजीशन हो सकती है। ठीक है, उसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब जनरली फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट अटैच है, चाहे 3 है 2 है, तो उसको हमने क्या बोला। बट अगर आपके पास अलग अलग पोजीशन पे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट पोजीशन पे है फॉस्फेट, एक सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट है, तो उसके लिए हम डाई वर्ड यूज ना करके कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिस। ठीक है, 2 जगह पे है और 2 अलग अलग पोजीशन पे क्या आपके पास फॉस्फेट अटैच है। तो ये क्या बोल रहा है मेरे पास, एक मेरे पास क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ क्या लगी हुई है, फैटी एसिड चेन लगी हुई है, और एक फॉस्फेट है और एक क्या है, एनोसाइटोल है। तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया फॉस्फेटिडाइल एनोसाइटोल। ठीक है, अब इसकी जो 4th और 5th पोजीशन है, मान लो ये इसकी 4th पोजीशन है, यहाँ पे भी फॉस्फेट अटैच है, और ये इसकी 5th पोजीशन है, यहाँ पे भी क्या है, फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, अब ये इसकी 4th पोजीशन है, मान लो ये 4th लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने 5th पोजीशन। ठीक है, अब 2 जगह पे अलग अलग है, तो क्या बोल दिया इसको, 4,5 बिसफॉस्फेट। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, कौन सा स्ट्रक्चर, PiP2, वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हाउ लिख देती हूँ मैं, PiP2 फॉर्म्ड, ये पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है, मेरे पास जो PiP2 है वो बना कैसे। ठीक है, मेरे पास पहले क्या था, पहले है मेरे पास Pi। ठीक है, Pi क्या हो गया आपके पास, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल, ये Pi। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे काइनेज का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो काइनेज यूज होता है वो होता है PI4 काइनेज। ठीक है, अब 4 काइनेज क्यों, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे किसको जोड़ेगा, काइनेज। मैंने क्या बोला, काइनेज फॉस्फोराइलेशन करवाने में हेल्प करता है, प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास काइनेज है वो कौन सी पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, 4th पोजीशन पे। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन करवाएगा तो फॉस्फेट डोनर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ATP का यूज करेंगे, क्योंकि प्रोसेस होने के लिए एनर्जी भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ATP बन जाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा। इस फॉस्फेट का यूज हम क्या कर लेंगे, प्रोसेस में कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, PI से क्या बन जाएगा, PIP। समझ आए बात कैसे बना। मेरे पास क्या था, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल था। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। अब देखो मैंने क्या करवानी है, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवानी है। फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए मैं यूज करूंगी काइनेज का। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी फॉस्फोराइलेशन करवानी है, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल की, PI की फॉस्फोराइलेशन करवानी है। और कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करना है, 4th पोजीशन पे। तो मैंने कौन से एंजाइम का यूज किया, PI4 काइनेज एंजाइम का यूज किया। अब इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म से ATP को उठाया, ATP को
एटीपी को उठाया, ठीक है। अब एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया, इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से हमें एनर्जी मिली, प्लस क्या मिल गया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसके साथ अटैच कर दिया, ये जो पीआई है, ये जो पीआई है, ठीक है, इसके साथ किसको कर दिया अटैच, फॉस्फेट को। तो क्या बन गया इसका, पीआईपी। समझ आई बात, फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल 4 फॉस्फेट बन गया इसका। यस मैम। फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल 4 फॉस्फेट, क्योंकि कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे हमने फॉस्फेट को ऐड करवाया, ठीक है, ऐसे बना। अब जब हमने क्या करवाया, फिर से हम क्या करवाएंगे, इसके फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। तो अब हम किसको ऐड करेंगे, पीआईपी में करवा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे एंजाइम यूज होगा पीआईपी 5th काइनेज, ठीक है, 5 काइनेज। तो पीआईपी 5 काइनेज क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा, ये भी किसका यूज करेगा, एटीपी का यूज करेगा। एटीपी को तोड़ेगा किसमें, एटीपी में, प्लस क्या निकलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पीआईपी के साथ एक और पी लग गया, तो क्या बन गया, पीआईपी 2 बन गया, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। समझ आई बात है? यस मैम। फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जो पीआई है, ठीक है, उनकी क्या होती है, आपके पास जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन होती है डिफरेंट, पढ़ा था हमने, ये याद है आपको? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इनर लीफलेट है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें आपके पास पीआई प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करवा दिया, जो आपके पास फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल है उसकी हमने क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी, उसके साथ क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया। कितनी बार फॉस्फोराइलेशन करवाई, 2 बार करवाई, तो कितने फॉस्फेट जुड़ गए, 2 फॉस्फेट जुड़ गए, तो क्या बन गया, ये PiP2 बन गया। समझ आया, यही बताया मैंने आपको एक्सप्लेन करके। यस मैम। ठीक है, तो पीआई कहाँ से आया, हमारी जो इनर लीफलेट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो जब हमने क्या करवाना है, मान लो जब हमने इसको, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास जो आपका PiP2 है। एक मिनट देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया मेरे पास PiP2। ठीक है, PiP2 क्या है आपके पास, ये है मेरे पास G फॉर ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आइनोसाइटोल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, डिफरेंट पोजीशन पे क्या है, 4th पोजीशन पे भी फॉस्फेट है और 5th पोजीशन पे भी फॉस्फेट है। ये इसकी मान लो 4th पोजीशन हो गई और ये होगी इसकी 5th पोजीशन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ क्या लगा है, फैटी एसिड अटैच है और यहाँ पे भी फैटी एसिड अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे आपके पास एक एंजाइम का, दैट इज द फॉस्फोलाइपेज। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द फॉस्फोलाइपेज C बीटा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, PLC बीटा, फॉस्फोलाइपेज C बीटा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एंजाइम है वो क्या काम करेगा, अब ये सेपरेट कर देगा। ठीक है, आपके पास ये क्या कर देगा, जो मेरे पास ग्लिसरॉल है उसको अलग कर देगा। और ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई है भाई। ठीक है, तो इनको क्या कर देगा, देखो फॉस्फोलाइपेज, जैसे हम बोलते हैं ना डीएनएज क्या एंजाइम होता है जो डीएनए को तोड़ता है, प्रोटीएज कौन सा एंजाइम होगा जो प्रोटीन को तोड़ेगा। तो फॉस्फोलाइपेज ऐसा एंजाइम होगा जो मेरे पास PiP2 का मॉलिक्यूल, ये मेरे पास क्या बना, PiP2 का मॉलिक्यूल बना, इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। किसमें ब्रेक कर देगा, 2 सेकेंडरी मैसेंजर बना देगा।
एक तो किसमें ब्रेक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, डैग, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बना देगा। ये क्या बना दिया इसने, एक तो क्या बना देगा, ये डैग बना देगा, ठीक है। प्लस इसने क्या किया यहाँ पे, प्लस ये क्या करेगा, इसका फॉस्फेट ले लेगा और क्या बना देगा, यहाँ पे आइनोसाइटोल था, देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, आइनोसाइटोल था। आइनोसाइटोल पे क्या था, एक यहाँ पे 5th पोजीशन पे फॉस्फेट था, 4th पोजीशन पे भी फॉस्फेट था, ठीक है। और यहाँ पे ग्लिसरॉल के पास पे क्या था, फॉस्फेट था। तो इसने क्या किया, 3 फॉस्फेट ले लिया और क्या बना दिया, IP3 आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट बना दिया। समझ आई बात है। तो इसने आपके पास जो फॉस्फोलाइपेज है उसने क्या किया, जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा है उसने क्या किया, मेरे पास जो PIP2 का जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर दिया, किसमें, डैग में, प्लस IP3 में ब्रेक कर दिया। अभी जो मेरे पास डैग है वो भी किसकी तरह काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो मेरे पास IP3 है वो भी किसकी तरह काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। क्लियर है इतनी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो IP3 बना, ठीक है, वहां पे जो फॉस्फेट की पोजीशन है वो कौन सी होगी, 1, 4, 5। ये जो फॉस्फेट है वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, ये कौन सी पे है, 4th पे है, और ये फॉस्फेट कहाँ पे है, 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, IP3 आइनोसाइटोल 1, 4, 5 ट्राइफॉस्फेट। ये इसकी हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं IP3, बट इसकी फुल फॉर्म ये होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम पोजीशन मेंशन कर रहे हैं, 1, 4, 5 पे क्या लगा होगा, फॉस्फेट अटैच होगा। इतनी बात समझ आई। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि हमारे पास सेकेंडरी जो मैसेंजर है वो कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है। अब मैं इसको आपको पूरा समझाती हूँ ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने स्टेप, अलग अलग स्टेप समझे, अब हम इसको पूरा समझते हैं। ये आ गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नीचे थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। ये आ गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेरे पास आ गया E फॉर एक्सोप्लाज्म, ठीक है, PM फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गई, साइटोप्लाज्म की ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको मैं बोलूंगी इनर लीफलेट, इनर लीफलेट, ठीक है। और देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में GPCR रिसेप्टर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, ठीक है। ये इसका आ गया C टर्मिनल, ये आ गया इसका N टर्मिनल, ठीक है। अब जैसे ही इसके साथ कौन अटैच कर गया भाई, इसके साथ अटैच कर गया हमारा प्राइमरी मैसेंजर, इसके साथ अटैच कर गया हमारा प्राइमरी M फॉर मैसेंजर, ठीक है। अब जैसे ही इसके साथ प्राइमरी मैसेंजर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, प्राइमरी मैसेंजर लिखा है ये, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्राइमरी M फॉर मैसेंजर, लिख देती हूँ प्राइमरी मैसेंजर। जैसे ही GPCR, ये मेरे पास क्या है, GPCR रिसेप्टर है, GPCR। अब जैसे ही GPCR रिसेप्टर के साथ कौन अटैच कर गया, प्राइमरी मैसेंजर अटैच कर गया, तो इसके साइटोप्लाज्मिक साइड पे क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे तो आपके पास जो 3 यूनिट हैं, बीटा, गामा और अल्फा, ठीक है, जो एक साथ में थी अभी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, डिसोशिएट हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट डिसोशिएशन वाला ही बना रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट ये अलग ही शो कर रही हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, G अल्फा हो गई और ये बीटा गामा हो गई, एक दूसरे से क्या हो गई, ये अलग हो गई। और जो आपके पास G अल्फा है उसके पास क्या है, GTP है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वहां पे जो इफेक्टर था वो क्या था, पिछले में जो हमने इफेक्टर पढ़ा वो हमने पढ़ा एडिनाइलेट साइक्लेज, और यहाँ पे जो हमारे पास इफेक्टर है, हम बात करते हैं, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्टर है, ये में हो गया मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इफेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इफेक्टर है वो है PLC बीटा, ठीक है, PLC बीटा समझ गए, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इफेक्टर है इस वाले में, तो यहाँ पे इस पाथवे में हमारे पास जो इफेक्टर है वो क्या है, PLC बीटा है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, G अल्फा एक्टिवेट हुआ, देखो यहाँ पे
हमारा क्या हुआ, जी अल्फा एक्टिवेट हुआ क्योंकि इसके पास जीटीपी आया, तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, इफेक्टर को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही जो इफेक्टर है वो क्या हो गया, एक्टिव हुआ, तो उसने क्या किया, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको कंटिन्यूटी में मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट है क्या, इसके जो इनर लीफलेट है वहां पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, PIP2। समझ आ गया ना आपको PIP2 कैसे बना? यस। ठीक है, ठीक है, PIP2 है। अब ये जो PIP2 है, ठीक है, उस पे कौन एक्ट करेगा, उस पे एक्ट करेगा PLC बीटा, ठीक है, इस पे कौन एक्ट करेगा, इस पे एक्ट कर दिया किसने, PLC बीटा ने। अब जैसे ही इस पे PLC बीटा ने एक्ट किया, किस पे एक्ट किया, PIP2 पे एक्ट किया। जो PIP2 कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो जैसे इस पे PLC बीटा ने एक्ट किया तो ये क्या कर देगा, मेरे पास PIP2 को तोड़ देगा दो मॉलिक्यूल में, डैग में प्लस IP3 में, ठीक है। अब जो IP3 है, जब ये ब्रेक हो गए तो IP3 कहाँ पे रिलीज हो गया, IP3 पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रही थी सारी प्रोसेस, और IP3 कहाँ पे रिलीज हो गया, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास IP3 है जो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया, वो किसकी तरह काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। मुझे बात है? यस मैम। ठीक है, डैग कहाँ पे रहेगा, डैग रहेगा इनर लीफलेट में रहेगा, है ना, यहाँ पे, ठीक है। डैग हमारे पास कहाँ रह रहा है, इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM लिख दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में है। रिलीज कौन होता है, ये याद रखना है, IP3 ही साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा, ठीक है। देखो मैं आपको पूरा बात से समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो आपके पास जैसे ही IP3 रिलीज हो गया, कहाँ पे रिलीज हुआ, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये किस पे एक्ट करेगा, ये आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस पे एक्ट करेगा। बना दी मैंने, ठीक है। इस पे क्या लगे होंगे, इसमें लगे होते हैं कैल्शियम, ठीक है, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल, इसके पास होते हैं, ऐसे बना दिया मैंने, ये पास है, इसके पास जो चैनल प्रोटीन है वो है, इसका नाम है IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल नाम से पता लग रहा है, ऐसा चैनल जो किसकी प्रेजेंस में, IP3 की प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया IP3, वो कौन किस पे जाके अटैच कर जाएगा, इन चैनल्स पे जाके एक्ट कर जाएगा और इनको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, ठीक है। ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हो, उसका क्या है, ये एक ल्यूमन और एक मेरे पास क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास क्या हो गया, ये बाइंड कर गया IP3 के साथ, कौन बाइंड कर गया, यहाँ पे जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स थे उनके साथ कौन बाइंड कर गया, IP3 बाइंड कर गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेरे पास जो कैल्शियम है, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया, पहले कैसा था, जो क्लोज था। अब ये क्या करेगा, जो आपके पास कैल्शियम है उसको ये ल्यूमन से कहाँ पे लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा, साइटोप्लाज्म किसको लेके गया, कैल्शियम को लेके गया, कहाँ से लेके गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से कहाँ पे लेके गया, बाहर लेके चला गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम रिलीज होने लग गया, कहाँ से, ल्यूमन से साइटोप्लाज्म में, तो ये क्या करता है, आपके पास जो PKC रिसेप्टर होता है, ठीक है, प्रोटीन काइनेज कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर, ठीक है, आपके पास PKC, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो PKC जो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये मेरे पास किस फॉर्म में होता है, PKC इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस पे कौन एक्ट करेगा, कैल्शियम एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, जो PKC है उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको ये पहुंचा देता है, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे PKC, इसके साथ कौन बाइंड कर गया, इसके साथ बाइंड कर गया कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव, और इसको ये ट्रांसपोर्ट करवा देगा ऐसे
ठीक है, किसके पास लेके जाएगा ये? मेम्ब्रेन में जो डैग होता है ये, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन कौन करता है? डैग करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे ले गया इसको? इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ले गए। ठीक है, अब इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? डैग प्रेजेंट है, जो इसको क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास पीकेसी अब क्या हो गया? पीकेसी क्या हो गया? अब एक्टिव हो गया, जो पहले क्या था? इनएक्टिव था। सॉरी, कैसा हो गया ये? एक्टिव। इतनी बात समझ आई क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, अब जो पीकेसी है वो क्या करेगा? एक्टिव हो गया, तो ये क्या करेगा? अब साइटोप्लाज्म में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास साइटोप्लाज्म में क्या है? ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो आपके पास पीकेसी है वो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, तो ये कहाँ पे चला गया? पीकेसी चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, टीएफ लिख दिया मैंने शॉर्ट में। टीएफ मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे कौन एक्ट करेगा? पीकेसी एक्ट करेगा। ठीक है, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो पहले इनएक्टिव था, ये किसमें होता है? इनएक्टिव होता है। इसकी क्या करवा देगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। जैसे इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये किस पे एक्ट कर जाएगा? डीएनए पे। ठीक है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होती है? जीन होती हैं, तो जो फंक्शनल जीन होगी वो क्या बनाएगी? एमआरएनए बनाएगी। और जैसे एमआरएनए बनेगा तो क्या बन जाएगी? जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या बन जाएगी? साइटोप्लाज्म में एमआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होती है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन कहाँ पे बनती है? प्रोटीन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटीन का क्या होगा? अपना कोई रिस्पॉन्स होगा या एक्सप्रेशन होगा, तो एक्सप्रेशन क्या करेगी? शो करेगी। समझ आई बात कैसे फंक्शन किया? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग इफेक्टर होंगे। और ठीक है, अब जैसे जैसे इफेक्टर हैं आपके पास, वैसे वैसे हमने क्या किया? इनके पाथवे का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? हमने क्या बोला? इसको हम क्या बोलेंगे? IP3 बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे? डैग पाथवे बोल देंगे। और इसको क्या बोल देते हैं? GPCR, क्योंकि GPCR यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे PLC बीटा क्या कर रहा है? मेन फंक्शन इफेक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्टर है वो कौन है? PLC बीटा है, और GPCR यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर है। ठीक है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? GPCR PLC बीटा सेल सिग्नलिंग बोल देते हैं। समझ आई? ठीक है, यस मैम। क्लियर है? तो ऐसे ही आपके पास हम देखो, हम बेसिक कुछ सेल सिग्नलिंग्स पढ़ेंगे जो बेसिकली पूछी जाती हैं आपके पास। ठीक है, इसके बाद कल हम बात करेंगे आपके पास विजन पाथवे की। ठीक है, पहले मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बता देती हूँ, और ले देती हूँ स्टेप। क्या हुआ आपके पास? जो G अल्फा है उसके साथ कौन बाइंड? लिख रही हूँ, GTP बाइंड कर गया। तो GTP बाइंड कर गया तो वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एक्टिवेट, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो इसने क्या कर दिया? एक्टिवेट दी इफेक्टर, इसको एक्टिवेट कर दिया, इफेक्टर को एक्टिवेट कर दिया, जो कौन है? दैट इज PLC बीटा। ठीक है, ये हमारे पास PLC बीटा। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास कौन एक्टिवेट हो गया? PLC बीटा एक्टिवेट हो गया, उसने क्या किया? क्लीव कर दिया। ठीक है, क्लीव होता है तोड़ना। ठीक है, ठीक है, क्लीव कर दिया किसको? IP2 को क्लीव कर दिया दो चीजों में, IP3 और डैग में। इसमें चेन तोड़ दिया, डैग में जो इनर लीफलेट में रहेगा मेम्ब्रेन की, और IP3 जो कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? ये रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो आपके पास IP3 जो कहाँ पे रिलीज हो रहा है? IP3 रिलीज इन साइटोप्लाज्म, जो कहाँ पे रिलीज हो रहा है? साइटोप्लाज्म में रिलीज हो रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा?
एंडोप्लाज्मिक बेसिकली रेटिकुलम में। कैल्शियम चैनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे AP3 क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा मेरे पास IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स के पास, कैल्शियम चैनल के पास, चैनल जो किसके पास होते हैं, जो होते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। उनको क्या करवा देगा ये, उनको ये करवा देगा IP3 ओपन। अब जैसे ही ओपन होंगे तो क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमन है वहां से क्या हो जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा, मतलब बाहर निकलने लग जाएंगे, इफ्लक्स हो जाएगा किसका, कैल्शियम का। अभी जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैल्शियम कम्स इन साइटोप्लाज्म। जैसे ही मेरे पास क्या हुआ, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया तो उसने क्या किया, इसको कौन रिसीव करेगा, साइटोप्लाज्म रिसीव्ड बाय, कैल्शियम कम इन साइटोप्लाज्म रिसीव्ड बाय, इसको कौन रिसीव करेगा, इनएक्टिव PKC, PK प्रोटीन काइनेज C, ठीक है। अब जैसे इसको प्रोटीन काइनेज C क्या करेगा, बेसिकली रिसीव करेगा, तो ये किसको कहाँ पे लेके जाएगा, ये लेके जाएगा इसको डैग के पास, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डैग इन मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पे, इनर लीफलेट पे, इनर लीफलेट पे, ठीक है। तो वहां पे लेके जाएगा ये, ठीक है। कौन जाएगा यहाँ पे, डैग के पास जाएगा आपके पास PKC, और जिसके साथ कौन अटैच है, कैल्शियम अटैच है, इसके साथ कौन अटैच है, कैल्शियम, ठीक है। ये कहाँ पे गया, डैग के पास गया, ठीक है, जो इनर लेफ्ट लीफलेट में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब जो डैग है वो किसको एक्टिवेट कर देगा, ये जो डैग है उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, जो PKC है जो किस फॉर्म में था, इनएक्टिव था, अब इसको डैग ने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब जैसे ही वो एक्टिव होगा तो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर गया तो क्या करवाएगा, वो जो PKC है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इनएक्टिवेट है, ठीक है, जो इनएक्टिव है, ठीक है, उस पर एक्ट कर रहा है PKC कैल्शियम, ठीक है। बस यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोटीन काइनेज, ठीक है, एक्ट करेगा और इसकी करवा देगा फॉस्फोराइलेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करवा देगा फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा भाई, आपके पास क्या होगा, जीन होगी, ठीक, क्या हो जाएगा, जीन क्या है, यूनिट ऑफ नहीं है, जैसे ही एक्टिवेट होगी तो किसको शुरू एक्टिव करवा देगा। अब जैसे ही हमारे पास जीन एक्टिवेट हो गई तो क्या शुरू कर देगी, ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगी, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा, ठीक है, 5' एंड 3' एंड, ठीक है। अब जैसे ही mRNA बना, ठीक है, तो माइग्रेट करके साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के पास क्या चला गया, दो चीजें, एक तो mRNA है, ठीक है, साथ में साइटोप्लाज्म के पास क्या है, प्लस राइबोसोम। तो ये मेरे पास क्या हो गया, mRNA हो गया, और कौन एनकाउंटर कर रहा है, ये mRNA है, 5' एंड ये 3' एंड, ठीक है। जो mRNA है यहाँ पे क्या हो गया, ये mRNA, इसके साथ कौन है, प्लस राइबोसोम है, ये क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ट्रांसलेशन होगी तो क्या बन गई हमारे पास, प्रोटीन बन गई, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, प्रोटीन बन गई, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होगी वो क्या करेगी, अपना एक्सप्रेशन या रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। तो जैसा इस प्रोटीन का रिस्पॉन्स होगा वैसे ही हमारी सेल का रिस्पॉन्स होगा, मतलब वैसे ही हमारी सेल क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट कल हम बात करेंगे, कल आपका जो आपको जिस क्वेश्चन में डाउट था कल हम वो भी करेंगे, ठीक है। वो क्या आपके पास, उसमें हम इनिबिशन वाला पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा, जब हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा वो, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे विजन पाथवे कि